नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार और मैं हूं आपके साथ सुमन कुमारी। जिस प्रकार से आपको बता दें कि आज सदन में यूनिवर्सिटी पर बिल आई है। जिस प्रकार से यूनिवर्सिटी निजी हो या फिर सरकारी, सरकारी यूनिवर्सिटी में शिक्षकों की जो नियुक्ति है अगर होती है, वहां पर शिक्षक आते हैं तो उनकी परमानेंट नौकरी। और सुदीप कुमार सोनू जी ने जिस प्रकार से बताया है कि जो निजी इंस्टीट्यूट चलाए जाते हैं, निजी इंस्टीट्यूट के बारे में शिक्षा मंत्री विभाग हो उन्हें पता नहीं होती, जानकारी नहीं होती। उसमें भी जिस प्रकार से वहाँ पे कुछ नियम कानून भी लाए गए हैं, उन्होंने उस पर भी बात किया है और कुछ लगाम भी लगाने की कोशिश की है। जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट चलते हैं उस पर उन्होंने लगाम लगाने की कोशिश की है। और जिस प्रकार से आपको बता दें कि ये बिल आज पास हुआ है और ऐसे निजी भी जो यूनिवर्सिटी है उस पर भी कई ऐसे नए कानून आए हुए हैं। और भी उनका क्या कुछ कहना है, क्या वो बता रहे हैं, हम आइए सुनने की कोशिश करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण एक अम्ब्रेला एक्ट जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए था। हमारे राज्य में राज्य गठन के उपरांत 2000 से जिन एक्ट के तहत स्टेट यूनिवर्सिटीज़ क्रिएट हो रही थी उसमें भी एकरूपता नहीं थी। झारखंड गठन के उपरांत 25वें वर्ष में हम लोगों ने एक अम्ब्रेला एक्ट इस्टेब्लिश किया। इस एक्ट में तमाम उन बातों का ध्यान रखा गया है जो विश्वविद्यालय के स्टेक होल्डर्स हैं। विश्वविद्यालय के स्टेक होल्डर सबसे पहले हमारे बच्चे हैं जो उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालयों में जाते हैं, और शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारियों की कमी के वजह से हमारी शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही थी। हम लोगों ने इस एक्ट में यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन को इस्टेब्लिश किया है जो डेडिकेटेड यूनिवर्सिटी के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों के चयन और बहाली की प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी अपनी वेतन विसंगतियों से लेकर बहुतेरे सर्विस के मामलों को लेकर हाईकोर्ट का रुख किया करते थे। हम लोगों ने इसमें 2 टियर ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम रखा है, यूनिवर्सिटी के स्तर पर और राज्य के स्तर पर एक ट्राइब्यूनल। हम लोग यह मानते हैं कि शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मी जो विश्वविद्यालयों के अधीन हैं, अगर उनकी सेवा शर्तों के उल्लंघन के कोई मामले बनते हैं तो वो पहले हमारे इस 2 टियर ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम में न्याय मांगे। अगर वहां से वह संतुष्ट नहीं होते हैं तब उसके बाद वो हाईकोर्ट जाएंगे। और महत्वपूर्ण बात इसमें इस बात की रही कि जो पद स्वीकृति के उपरांत भी नहीं भरे जा रहे थे, उन बैकलॉग को हम लोग आने वाले बहुत कम समय के अंदर में भरेंगे। और मेरा बड़ा स्पष्ट ये मानना है कि किसी भी शिक्षक को नीड बेस या घंटी आधारित की जिस परिकल्पना के तहत हमारी उच्च शिक्षा को चलाया गया, ये उस नीड बेस या घंटी आधारित शिक्षकों के साथ साथ उनसे बड़ा अन्याय हमारे छात्रों के साथ है। जब शिक्षक को अपनी नौकरी की स्थायित्व की गारंटी नहीं रहेगी तो वो शिक्षण में क्या अपना समय दे पाएंगे। हम लोग स्थायी और पक्की नौकरियों के माध्यम से उन शिक्षकों की बहाली करना चाहते हैं कि जिससे वो यूनिवर्सिटी में आके लंबे समय की एक स्थायी नौकरी के साथ हमारे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें। और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मामले में राज्य जिसका जीआर आज मात्र 18 है, जो राष्ट्रीय औसत से लगभग हम लोग 9 पीछे हैं, हमारी उम्मीद है कि आने वाले 2-3 वर्षों के अंदर में हम राष्ट्रीय औसत तक पहुंच जाएंगे। निजी कोचिंग को लेकर के भी एक विधेयक लाया गया। दूसरा विधेयक जो बहुत महत्वपूर्ण था, जिसकी बहुत आवश्यकता प्रतीत हो रही थी, वह थी कि झारखंड राज्य में कोचिंग रेगुलेशन के कोई नियम कायदे कानून नहीं थे। राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री या राज्य के सेकेंडरी एजुकेशन के मिनिस्टर को अगर आप पूछ बैठते हैं या हमारे शिक्षा विभाग को पूछ बैठे कि रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो में संचालित होने वाले कोचिंग सेंटर्स कितने हैं, तो हमारे पास कोई इसके सटीक आंकड़े नहीं हैं। क्योंकि हमारे पास कोई भी ऐसा मैकेनिज्म या प्रणाली नहीं थी जिसके तहत उन कोचिंग सेंटर्स को हम रेगुलेट कर पाते। सरकार ने इस कोचिंग सेंटर रेगुलेशन एक्ट के तहत बहुत सारी चीज़ों को नियमित करने का प्रयास किया है। सबसे पहले कोचिंग सेंटर्स के लिए हम लोग एक आईडी क्रिएट कर रहे हैं
जो CCR आईडी होगा, जो कोचिंग सेंटर की आईडी होगी, ये एक यूनिक आईडी होगी जिसके आधार पर यह तय होगा कि वो सरकार के मानकों का अनुपालन करते हुए जब आवेदन करेंगे तो वैसी स्थिति में उनको स्थापना अनुमति प्रदान की जाएगी। दूसरी आईडी हम लोग अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, ये CED आईडी होगी जिसमें हर स्टूडेंट का हमारे पास लेखा जोखा होगा कि वो किस कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है और किस पाठ्यक्रम में वो वह पढ़ रहा है। तीसरी आईडी हम लोगों ने क्रिएट की इन कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाने वाले उन ट्यूटर्स की जो विभिन्न कोचिंग संस्थानों में पढ़ाते हैं। ये CTR आईडी इस बात को एस्टेब्लिश करेगी कि कोई ट्यूटर एक समय में एक से ज़्यादा कोचिंग संस्थानों में नहीं पढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि जो रेनाउंड टीचर होते हैं उनका कई एक कोचिंग संस्थान अपने यहाँ फोटो लगाते हैं और उसके नाम पर बच्चों को आकर्षित करते हैं। चौथी एक आईडी हम लोगों ने और क्रिएट की कि जिन संस्थानों के पास 1000 से ज़्यादा बच्चे होंगे उनको अपने संस्थानों में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए एक मनोचिकित्सक रखना होगा। ये हम लोगों ने इसको क्रिएट किया CMC आईडी। यह निश्चित रूप से है कि CMC आईडी के माध्यम से उन बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान प्रशिक्षित डॉक्टर रखेंगे और हम ये नहीं चाहते हैं कि कोटा जैसी घटनाएं हमारे राज्य में दोहराई जाएं। और महत्वपूर्ण बात इसमें एक और रही कि हम लोगों ने इस पूरे प्रकरण में पूर्व में आपने देखा होगा ऐसे प्रेसिडेंट्स हैं जब किसी प्रतिष्ठित संस्थान ने एक कोचिंग सेंटर ने छात्रों का पैसा लिया और उसके बाद वो वाइंड अप हो गया और उसी प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान का झारखंड के अन्य भूभाग में कोचिंग चल रहा हो। इस बिल में हम लोगों ने फ्रेंचाइजी और फ्रेंचाइजर, जो फ्रेंचाइजी लेंगे और जो फ्रेंचाइजर फ्रेंचाइजी देंगे, उन दोनों को समान रूप से लायबल रखा है। अगर कोई संस्थान की जमशेदपुर की यूनिट छात्रों के साथ गलत करते हुए पाई जाती है तो झारखंड के भूभाग में उनके चल रहे तमाम संस्थानों को हम लोग बंद कर देंगे। तीसरी बात, वाइंड अप पॉलिसी का हम लोगों ने इसमें प्रावधान किया है। हर कोचिंग संस्थान को अपने आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल पर यह बताना होगा कि पाठ्यक्रमों की फीस क्या होगी। किसी कारणवश कोई छात्र अगर उस पाठ्यक्रम से बाहर होना चाहता है या संस्थान उस पाठ्यक्रम को बंद करना चाहता है तो वैसी स्थिति में फीस वापसी की परिस्थितियां क्या होंगी। कुल मिलाजुलाकर झारखंड के छात्रों को, उनके अभिभावकों को स्थायी सुरक्षा प्रदान करने के लिए यह कोचिंग सेंटर रेगुलेशन एक्ट लाया गया है और मुझको लगता है कि इसके फलाफल बेहतर आएंगे। मंत्री जी, स्टेट यूनिवर्सिटी बिल को लेकर विपक्ष की आशंका है। रुक जाइए, तीसरा बिल झारखंड व्यावसायिक शिक्षा के विनिमयन का बिल था। आपने देखा है कि व्यावसायिक शिक्षा के तौर पर जो भी संस्थान हैं, गैर कृषि और गैर चिकित्सा को छोड़कर उन संस्थानों की फीस में एक रूपता नहीं है। हर संस्थान अपने तरीके से अपने फीस का निर्धारण कर रहे हैं और जहां पर कहीं ना कहीं हमारे राज्य के बच्चों और अभिभावकों के साथ अन्याय हो रहा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव पर ऑनरेबल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा इस फीस रेगुलेशन कमेटी का गठन होगा और यह फीस रेगुलेशन कमेटी तमाम व्यावसायिक शिक्षण के कोर्सेज का, पाठ्यक्रमों के फीस का निर्धारण करेगी और यह 3 सालों के लिए प्रभावी होगा। पूछे सर, स्टेट यूनिवर्सिटी बिल को लेकर विपक्ष कह रहा है कि राज्यपाल की जो भूमिका थी उसको आपने जॉइन कर दिया कुलपतियों के चयन में। संविधान के द्वारा जो प्रदत्त शक्तियां हैं, इस लोकतंत्र में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को, लोकतांत्रिक संस्थानों को ही जनता का टेक केयर करने का अधिकार दिया जाता है। अगर मनोनयन के आधार पर सरकारें चलाई जा सकती होती तो मुख्यमंत्री को जनता से चुनकर नहीं आना चाहिए था, वह भी मनोनीत होते। तो मेरा यह स्पष्ट मानना है कि अपने राज्य के छात्रों के हित, अपने राज्य के बच्चों के बेहतरी के लिए जो निर्णय राज्य सरकारें करेंगी, चूंकि वो जनता के। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।